नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, पहली बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बारे में अपन ने 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, जिनको आप यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप निश्चित रूप से इनको देख सकते हैं। तो अपने ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जिसके अंदर पहले दिन अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी की जो जांच के स्रोत हैं, जानकारी के स्रोत हैं, वो कितने स्रोत हैं? 2, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर भूकंप के बारे में अपने लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था कि भूकंप की 2 तरीके की तरंगे होते हैं, धरातलीय तरंग और भूगर्भिक तरंग। और भूगर्भिक तरंगों में फिर 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी तरंग व एस तरंग, है ना। पी तरंग प्राथमिक तरंग कहलाती है तथा एस तरंग सेकेंडरी तरंग कहलाती है, जिनके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि भूकंप के बारे में अन्य क्या जानकारी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भूकंप का छाया क्षेत्र। भूकंप का छाया क्षेत्र क्या होता है? सबसे पहले तो अपने को इसकी परिभाषा ध्यान में रहनी चाहिए कि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, छाया क्षेत्र क्या होता है? छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। यहां पर मैंने जो नाम लिया भूकंपीय तरंगें, वो भूकंपीय तरंगें कौन सी हैं? पी और एस। एल क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो भूकंपीय तरंगें जो अभिलेखित हो रही है ना, ये सभी भूकंपीय तरंगें अपने भूगर्भ की बात कर रहे हैं। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि भूगर्भिक तरंगें कितनी होती हैं? 2 होती हैं, है ना। तो यहां पर अपन ने छाया क्षेत्र के बारे में क्या क्या परिभाषा पढ़ी कि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती। इस प्रकार का क्षेत्र क्या कहलाता है? छाया क्षेत्र। यानी कि यहां पर भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती, नोट नहीं होती, सिस्मोग्राफी यंत्र पर अभिलेखित नहीं होती, उस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, अपन पढ़ेंगे कि भूगर्भिक तरंग 2, पी और एस, इन दोनों का छाया क्षेत्र पढ़ेंगे। कुल मिला के जो छाया क्षेत्र होता है ना, कॉमनली जहां पर नहीं तो पी तरंग अभिलेखित होती, नहीं एस तरंग होती, ये क्या होता है? 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र। 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्या है? छाया क्षेत्र। यहां पर नहीं तो पी तरंग अभिलेखित होती, नहीं एस तरंग। अपने को कॉमन ये क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी का छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र किन के मध्य होता है, वहां पर अपने को ऑप्शन में दे देना। तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? छाया क्षेत्र कहलाता है, जहां पर नहीं तो पी तरंग अभिलेखित होती और नहीं एस तरंग। यहां पर पी और एस दोनों का छाया क्षेत्र है, ये पी एंड एस दोनों का छाया क्षेत्र है ना। अब देखिए, पी तरंग का छाया क्षेत्र, पी तरंग का छाया क्षेत्र वही छाया क्षेत्र है जो कॉमन है दोनों का। 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में पी तरंगें अभिलेखित नहीं होती, तो ये 105 से 145 के बीच का क्षेत्र पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, एस तरंग का छाया क्षेत्र, एस तरंग का छाया क्षेत्र जहां एस तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाता है? एस तरंग का छाया क्षेत्र। चूंकि अपन लोगों ने पढ़ा था कि एस तरंगें केवल और केवल ठोस माध्यम के अंदर गति करती हैं, तो बीच पृथ्वी के बीच का भूगर्भ के अंदर कहीं द्रव भी पाया जाता है, इसलिए एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। और जो एस तरंग का छाया क्षेत्र है ना, वो 105 डिग्री से परे पूरा क्षेत्र क्या होता है? 105 डिग्री से 105 डिग्री, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का पूरा क्षेत्र क्या है? एस तरंग का छाया क्षेत्र है। ये पूरा एस तरंग का छाया क्षेत्र। अब देखिए, पी तरंग का छाया क्षेत्र इतना ही है, एस तरंग का छाया क्षेत्र यहां से लेकर के यहां तक का है ना। तो एस तरंग का छाया क्षेत्र अधिक विस्तृत है, तो इसलिए एस तरंग का छाया क्षेत्र पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 40% से अधिक भाग पर, कितने प्रतिशत पर? 40, पृथ्वी के 40% से अधिक भूभाग पर, भूगर्भ के ऊपर क्या पाया जाता है? एस तरंग का छाया क्षेत्र पाया जाता है। और एस तरंग का छाया क्षेत्र है, आपको पूछ ले कोई
कि पी तरंग और एस तरंग में छाया किसका छाया क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, तो एस तरंग का छाया क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जबकि पी तरंग का छाया क्षेत्र इतना है, इसलिए अधिक विस्तृत किसका है, एस का। कम विस्तृत किसका है, पी का। और पी और एस दोनों का किसके बीच में, 105 से 145 डिग्री के बीच में दोनों का है। और यही क्या है, पी तरंग का छाया क्षेत्र 105 से 145 के बीच का दोनों का क्षेत्र भी छाया क्षेत्र है। अब देखिए, ये जो भूकंप उत्पन्न होते हैं इनके अलग अलग कारण होते हैं। इनके प्रमुख कारण अपनी बुक के अंदर दे रखे हैं, 5 कारण दे रखे हैं। वो 5 कारण कौन कौन से हैं? भूकंप के प्रकार दे रखे हैं, विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। तो विवर्तनिक भूकंप, इसके बारे में अपन इस बुक के में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, विवर्तनिक घटनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ज्वालामुखी क्या होती है कि ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है ना, तो उस समय क्या होता है, भूकंप आ सकते हैं, इसलिए ज्वालामुखी इसके बारे में भी अपने इस बुक में विस्तार से पढ़ेंगे। अब तीसरा भूकंप का प्रकार है खनन द्वारा भूकंप। खनन द्वारा भूकंप क्या होता है कि कई जगह क्या होता है कि अधिक खनन होता है। अधिक खनन होने की वजह से देखिए वहां से जो बाहर था वो वहां से हट गया ना, हट गया तो वहां पर क्या हो गया, भूगर्भिक क्या हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। वो भूगर्भिक असंतुलन उत्पन्न होने की वजह से वहां पर क्या होता है, भूकंप आ सकता है। तो इसलिए अधिक खनन द्वारा भी भूकंप आ सकता है। अब देखिए इससे आगे विस्फोटक भूकंप, 4 नंबर कौन सा है, विस्फोटक भूकंप। विस्फोटक भूकंप क्या होता है, कई बार देखिए अलग अलग देश परमाणु परीक्षण करते हैं या युद्ध के समय परमाणु बम डालते हैं ना, तो उसके द्वारा क्या होता है, अत्यधिक विस्फोट की वजह से भी क्या होता है, भूकंप होता है। ठीक है। अब बांध जनित भूकंप, देखिए ये और ये सिमिलर एक ही तरीके से, इनको आप इस प्रकार से समझिए। देखिए खनन के द्वारा अपन ने ऊपर से भूगर्भ से हटा दिया, भूपटल से हटा दिया, इसलिए वजन कम हो गया और असंतुलन उत्पन्न हो गया, जिससे क्या आ गया, भूकंप आ गया। जबकि बांध जनित के अंदर क्या होता है कि अपन ने बांध बना दिया, बांध बना के पानी रोक लिया, और पानी का भार क्या होता है वहां पर अधिक होता है। अधिक होने की वजह से भूगर्भ के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उस असंतुलन उत्पन्न होने की वजह से वहां पर क्या आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। तो ये भूकंप के प्रकार, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप, खनन द्वारा भूकंप। खनन द्वारा भूकंप उत्पन्न होता है, उससे कहते हैं नियात भूकंप। नियात भूकंप क्या होता है, खनन के द्वारा उत्पन्न होने वाला भूकंप क्या कहलाता है, नियात भूकंप कहलाता है। और विस्फोटक भूकंप पता ही है आपको, अधिक कोई परमाणु परीक्षण करे, इसके द्वारा जो भूकंप होता है। बांध जनित, जब बांध बना दिए जाते हैं तो अधिक बाहर होने की वजह से भूगर्भ के अंदर क्या हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से जो भूकंप आते हैं वो बांध जनित भूकंप आते हैं, कहलाते हैं। अब देखिए आगे पढ़ेंगे अपन कि ये जो भूकंप आ रहे हैं इनको किस में मापेंगे, इसके मापने का क्या स्केल क्या है। तो इसके मापने के देखिए, भूकंप की माप के 2 स्केल हैं। कितने स्केल हैं, 2 स्केल हैं। कौन कौन से, एक है तीव्रता के आधार पर मापा जाता है और एक है आघात के आधार पर मापा जाता है। देखिए इन दोनों में अंतर, परीक्षा में अपने यहाँ केवल मैं फिर कहता हूँ, अपने को केवल 11वीं क्लास लेके नहीं चलना, अपने तो अपन आगे की दृष्टि से तैयारी करनी है। वहाँ पर क्या करना है, तीव्रता के आधार पर, आघात के आधार पर, दोनों भूकंपों के अंदर अंतर क्या है, दोनों स्केलों के अंदर। तो जो तीव्रता के आधार पर जो भूकंप जो स्केल है ना, तीव्रता के आधार पर जो स्केल है, उस स्केल को कहते हैं रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। और ये क्या है, मुख्य स्केल, मतलब यही जो भूकंप सामान्यतः जो मापन किया जाता है ना, ये अच्छा है, और इसी के द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। कौन से स्केल के द्वारा, रिक्टर स्केल के द्वारा। अपने सामान्यतः जो भूकंप आते हैं उनकी तीव्रता इसी स्केल के अंदर मापी जाती है ना। और रिक्टर स्केल, और इसकी तीव्रता कितनी होती है, रिक्टर स्केल की तीव्रता होती है 0 से लेकर के 10 के मध्य। यानी कि ये जो रिक्टर स्केल होता है ना, इसके अंदर 0 से 10 के मध्य अंक लिखे होते हैं। तो इसकी प्रास कहाँ से लेकर के कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के 10 तक की, यहाँ पर बीच के अंक होते हैं। तो इनकी तीव्रता कितनी होती है, 0 से लेकर के 10 तक की। ठीक है। अब आघात के आधार पर जो स्केल है, उस स्केल को कहते हैं मर्केली स्केल। इसको मर्केली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नामकरण है वो इटली के मर्केली के नाम के आधार पर
इटली के मर्केली के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा मर्केली स्केल। देखिए ये जो स्केल है इसके अंदर क्या विशेषता है और क्या दोष है, ये तो अपन ने कह दिया कि जो मुख्यतः जो भूकंप आते हैं इसी के द्वारा मापा जाता है। इसकी तीव्रता 0 से लेकर के 10 तक होती है। कौन से स्केल की? रिक्टर स्केल की। अब है आघात के आधार पर मर्केली स्केल। देखिए ये जो स्केल होता है ना, ये गहनता के आधार पर होता है, गहनता के आधार पर। और इसकी गहनता जो इसके जो स्केल होता है उसमें कहाँ से कहाँ तक अंक होते हैं? 1 से लेकर के 12 तक। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से लेकर के 12 तक। और ये क्या विशेषता होती है? देखिए इसके अंदर आघात के आधार पर मापा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 रिक्टर का कोई, यहाँ पर 5 रिक्टर का कोई भूकंप आया है और यदि जिस क्षेत्र के अंदर भूकंप आया है वहां पर किस प्रकार के मकान है? कच्चे मकान है। किस प्रकार के? कच्चे मकान है। तो कच्चे मकान है तो नुकसान अधिक होगा। अधिक नुकसान होने की वजह से तो उसकी गहनता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अधिक नुकसान हुआ है, तीव्रता कितनी है? 5 ही है, लेकिन नुकसान अधिक हुआ है तो गहनता क्या होगी? अधिक। दूसरी तरफ पक्के मकान है, रिक्टर स्केल के अंदर 5 से अधिक का भूकंप आ गया, जैसे 5.5 का आ गया तो उससे तो अधिक है, लेकिन पक्के मकान है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ तो उसकी गहनता क्या मापी जाएगी? कम मापी जाएगी। यानी कि इसको आघात के आधार पर जो मर्केली स्केल के अंदर मापते हैं ये हानि के आधार पर या नुकसान के आधार पर मापा जाता है। किसके आधार पर मापा जाता है? नुकसान के आधार पर, कि कितना जन धन हानि हुए, मकान कितने ढहे, इनके आधार पर जो होता है वो मर्केली स्केल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, है ना। तो तीव्रता के आधार पर और आघात के आधार पर हो गया रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। ये गहनता के आधार पर होता है, नुकसान के आधार पर होता है, हानि के आधार पर होता है। इसका अंक कहां से कहां तक होता है? अंकन 1 से लेकर के 12 के मध्य, और रिक्टर स्केल का 0 से लेकर के 10 के मध्य। अब देखिए भूकंप के प्रभाव यानी कि अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं, अर्थक्वेक के क्या प्रभाव होते हैं। तो अपने बुक के अंदर टोटल 12 प्रभाव दे रखे हैं। कितने प्रभाव दे रखे हैं? 12। और ये 12 प्रभाव कौन कौन से हैं अपने को देखिए, इनको सभी के बारे में पता होना चाहिए और इनके बारे में नॉर्मल जानकारी ही होनी चाहिए कि ये 12 प्रभाव कौन कौन से हैं। देखिए भूमि का हिलना, अपन जब भूकंप आता है उस टाइम क्या होती है? भूमि हिलती है, तो भूमि का हिलना। और भूकंप के द्वारा दूसरा प्रभाव है धरातलीय विसंगति। क्या है? धरातलीय विसंगति, यानी कि धरातल के अंदर क्या हो जाते हैं? विसंगति पैदा हो जाती है। तीसरा है भूस्खलन। देखिए नाम अलग लग रहा है, आप लोग हो सकता है कि कोई समझ जाए कोई नहीं समझे। तो भूस्खलन क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, समाचारों में पढ़ा होगा, जैसे भारत के अंदर भी ही भूस्खलन होता है। भारत के अंदर भूस्खलन कहाँ पर होता है? हिमाचल आदि के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि एकाएक पहाड़ी या कोई बड़ा भूभाग अचानक टूटकर नीचे पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? भूस्खलन। यदि ये भूस्खलन किसकी वजह से? भूकंप की वजह से हो तो ये क्या कहलाता है? भूकंप का प्रभाव होता है, यानी कि बड़ा पहाड़ आदि टूटकर नीचे गिर जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? भूस्खलन। क्या कहलाते हैं? भूस्खलन। मृदा द्रवण, यानी कि ये क्या होता है कि मृदा होती है ना, वो अधिक जल की वजह से द्रवित हो जाती है और वो एकाएक बह जाती है, इसे क्या कहते हैं? मृदा द्रवण कहते हैं। अब है धरातल का एक तरफ झुकना। भूकंप का 5वां प्रभाव है धरातल का एक तरफ झुकना। अब छठा प्रभाव है हिमस्खलन। हिमस्खलन क्या होता है? भूस्खलन और हिमस्खलन एक जैसा है। इसमें तो क्या होता है कि धरती का एक पार्ट, भूमि का एक पार्ट एकाएक टूटकर नीचे गिरता है भूकंप की वजह से, है ना। और हिमस्खलन के अंदर क्या होता है? इसमें हिम का बड़ा पार्ट जैसे पहाड़, हिम का पहाड़ वो एकाएक टूटकर नीचे गिरता है, तो ये क्या कहलाता है? हिमस्खलन कहलाता है। अब धरातलीय विस्थापन। धरातलीय विस्थापन क्या है कि कहीं पहाड़ है वो टूट के खत्म हो गया तो कहीं नया पहाड़ बन गया, इस प्रकार धरातलीय विस्थापन हो जाता है। बांध या तटबंध का टूटना, यानी कि अचानक तेज भूकंप आ जाए, तेज भूकंप आने से जल के अंदर तरंगे पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो बांध बनाए होते हैं वो बांध या तटबंध टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। 9वां प्रभाव आग का लगना। भूकंप आने की वजह से देखिए कि ये जो अपने
लाइट है, इनकी आदि की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से आग भी लग सकती है। गृहों के अंदर गैस होती है, सिलेंडर होते हैं, उनकी वजह से भी आग लग सकती है। पेट्रोल पंप होते हैं, आदि अनेक ऐसे कारक हैं उनकी भूकंप की वजह से क्या लग सकती है, आग लग सकती है। बांध का टूटना एवं ढांचे का विस्थापित होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी। देखिए वस्तुओं का गिरना, ये तो आप अपने बुजुर्गों को पूछोगे ना, तो एक बार अपने भी यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी भूकंप आया था जिसके अंदर वस्तुएं नीचे गिरी थी। अब है 12वां प्रभाव सुनामी। सुनामी क्या है, ये एक जापानी शब्द है सुनामी। इसके अंदर क्या होता है, ये अच्छा है। सुनामी क्या होता है, देखिए जैसे बड़ा सारा समुद्र है, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है और भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप यानी कि अवकेंद्र के ऊपर 90 डिग्री के धरातल के ऊपर वह बिंदु जहां पर भूकंप सबसे पहले नोट किया जाता है। यदि अधिकेंद्र कहां पर हो, महासागर के अंदर हो, कहां पर हो, महासागर के अंदर हो, तो वहां से जब वहां पर होता है ना, तब तरंगी उत्पन्न होती हैं, जो तरंगी लहर के रूप में सुनामी उत्पन्न होती है। यानी कि ये कब उत्पन्न होती है, भूकंप का केंद्र कहां पर होना चाहिए, अधिकेंद्र कहां पर होना चाहिए, महासागरीय पार्ट पर होना चाहिए। अब देखिए भूकंप का आने का मुख्य कारण क्या होते हैं, भूकंप अधिकांशतः कहां पर आते हैं, भूकंप भ्रंश के समीप आते हैं। भ्रंश मैंने पहले भी बताया था। देखिए भ्रंश होती है, फॉल्ट होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई भ्रंश है, इधर अलग प्लेट है, इधर अलग प्लेट है, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जब ये दोनों इस प्रकार से गति कर सकते हैं, एक दूसरे के नीचे जा सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर जा सकते हैं, इस प्रकार ये जब प्लेटों के मध्य गति होती है उससे क्या आते हैं, इन भ्रंशों के नज़दीक, यानी कि ये भ्रंश यानी कि फॉल्ट, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच की जो जगह है ना, वो क्या कहलाती है, भ्रंश कहलाती है। और अधिकांश भूकंप यहाँ पर आते हैं, इन भ्रंशों के मध्य आते हैं। तो ये था अपना भूकंप, जिसके अंदर आज अपन ने पढ़ा है भूकंप का छाया क्षेत्र, पी तरंग का छाया क्षेत्र, एस तरंग का छाया क्षेत्र। पी तरंग का 105 से 145 के मध्य होता है, एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 से पूरा 105 के मध्य, यानी कि एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से परे पूरा क्षेत्र होता है, और जो एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है वो कुल भूभाग के 40% से अधिक भूभाग पर होता है। फिर भूकंप के प्रकार पढ़े, 5 प्रकार हैं, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप, खनन द्वारा भूकंप, इसको नियात भूकंप कहते हैं, विस्फोटक भूकंप, बांध जनित भूकंप। फिर भूकंप की तीव्रता की माप, 2 माप है, पहला है रिक्टर स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर मापन किया जाता है, नॉर्मली मापन किया जाता है, वो रिक्टर स्केल के अंदर किया जाता है। इसकी तीव्रता कितने से कितने होती है, 0 से 10 के मध्य होती है, इसकी प्रास 0 से 10 के मध्य होती है। ये आघात के आधार पर इसका मापन किया जाता है। और मर्केली स्केल है इसका नाम, इटली के मर्केली के नाम पर इसका नाम मर्केली स्केल पड़ा। गहनता के आधार पर 1 से लेकर के 12 तक। अब भूकंप के प्रभाव टोटल 12 प्रभाव हैं। भूमि का हिलना, धरातल की विसंगति, भूस्खलन, पंख संकलन। भूस्खलन का ही दूसरा नाम है पंख संकलन, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। भूस्खलन यानी कि धरती का एक बड़ा सा पार्ट एकाएक गिरना। मृदा द्रवण, मृदा का जब एकाएक बह जाती है उसे मृदा द्रवण कहते हैं। धरातल का एक तरफ झुकना। हिमस्खलन, हिम का पार्ट का टूटना। धरातलीय विस्थापन, बांध या तटबंधन के टूटने से बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है। बांध का टूटना एवं ढांचे का विस्थापित होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी और भूकंप अधिकांशतः भ्रंश रेखा के समीप आते हैं। इसके अलावा देखिए भूकंप होता है ना, वो अधिक तीव्रता का भूकंप तो 1-2 साल में एक बार आता है, लेकिन जो कम तीव्रता का भूकंप है वो हर 1-2 मिनट में आते रहते हैं, जो पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर नोट होते रहते हैं। जरूरी नहीं अपने आए, अपने क्षेत्र के अंदर तो कम आते हैं ना, लेकिन जो जापान है इस प्रकार के एरिया वहां पर अधिकांश समय भूकंप आते रहते हैं। तो अपना भूकंप कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए अब अपन पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे अपन पृथ्वी की संरचना के बारे में। यानी कि पृथ्वी की संरचना है, इसको कुल कितनी परतों के अंदर बांटा गया है। तो पृथ्वी की संरचना को बांटा गया है कुल 3 परतों के अंदर। कितनी परतों के अंदर बांटा गया है? 3 परतों के अंदर पृथ्वी की संरचना को बांटा गया है। ऊपर से लेकर के, यानी कि ऊपरी सतह से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक का जो टोटल पार्ट है ना, ऊपरी सतह से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक के पार्ट को कितनी परतों के अंदर बांटा गया है? 3 परतों के अंदर बांटा गया। देखिए ऊपरी पार्ट
0 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक, 0 से 30 के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? सबसे ऊपरी परत है भूप्रपट्टी। कौन सी परत है? भूप्रपट्टी। 0 से लेकर के 30 तक याद रखना, सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है? कौन सी? भूप्रपट्टी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रस्ट। अब भूप्रपट्टी के नीचे यहां तक 30 किलोमीटर तक क्या है? भूप्रपट्टी, जिसे क्रस्ट कहते हैं। इस भूप्रपट्टी से नीचे स्टार्ट होती है, इस भूप्रपट्टी से नीचे स्टार्ट होती है कौन सी? मेंटल। कौन सी परत? मेंटल। इस मेंटल को देखिए, ये मेंटल है ना, इस मेंटल और भूप्रपट्टी, मेंटल और भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट व भूप्रपट्टी के घनत्व के असंबद्धता पाई जाती है, यानी कि ऊपर घनत्व कम होता है, नीचे घनत्व अधिक होता है, जिसकी वजह से यहां पर दोनों के मध्य असंबद्धता पाई जाती है, यानी कि दोनों के अंदर अलग अलग, जिसे क्या कहते हैं? मोह असंबंध, असांतत्य। मोह असांतत्य किन के मध्य पाई जाती है? तो याद रखना, क्रस्ट व मेंटल के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता। इसको आप आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इतना याद रख लेना कि पृथ्वी का ऊपरी पार्ट भूप्रपट्टी, उसके नीचे वाला पार्ट मेंटल, 2900 किलोमीटर तक का मेंटल है, और 2900 किलोमीटर से लेकर के केंद्र तक कौन सी? क्रोड है। अब देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भूप्रपट्टी, यानी कि पृथ्वी का ऊपरी भाग है, वो कौन सा कहलाता है? भूप्रपट्टी। सबसे ऊपरी भाग, ये क्या होता है? भंगुर होता है। भंगुर का मतलब क्या होता है? आसानी से टूटने वाला। क्या? आसानी से, इसके अंदर आसानी से टूट सकता है। और भूप्रपट्टी की महासागरों के अंदर गहराई, जहां पर महासागर हैं वहां पर इनकी गहराई कितनी होती है? 5 किलोमीटर। कितनी होती है? मात्र 5 किलोमीटर। किसकी? भूप्रपट्टी की। जहां पर महासागर है वहां पर इसकी मोटाई मात्र 5 किलोमीटर होती है। और महाद्वीपों पर इसकी मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर। कितनी होती है? जहां पर महाद्वीपीय पार्ट है वहां पर इनकी मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर होती है। अब देखिए, कई जगह बड़े बड़े पर्वत भी पाए जाते हैं। उन पर्वतों के मध्य, जैसे हिमालय पर्वत है, इनके मध्य इनकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है? इनकी जो हिमालय के अंदर इसकी गहराई कितनी पाई जाती है? भूप्रपट्टी की 70 किलोमीटर। तो सामान्यतः इसकी गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर है। महासागरों के अंदर इसकी कितनी गहराई है? 5 किलोमीटर। और महाद्वीपों के अंदर कितनी है? 30। अब मेंटल खत्म, भूप्रपट्टी खत्म हो गई, 30 किलोमीटर। अब मेंटल स्टार्ट हो गया। भूप्रपट्टी के नीचे का भाग, ऊपर वाला पार्ट भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी के नीचे का भाग क्या कहलाता है? मेंटल। ये कहां से कहां तक होता है? मोह असंबद्धता, मोह असांतत्य से लेकर के 2900 किलोमीटर तक के मध्य का भाग क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। मोह असांतत्य, भूप्रपट्टी व मेंटल, भूप्रपट्टी व क्रोड के मध्य का भाग क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। अब देखिए, इसकी गहराई कहां तक होती है? 2900 किलोमीटर तक ये पार्ट गहरा होता है। अब एस्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल क्या होता है? कि मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है ना, मेंटल का ऊपरी पार्ट क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। मेंटल का ऊपरी पार्ट क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं? यानी कि ये तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसकी वजह से देखिए पृथ्वी पर अधिकांश जो ज्वालामुखी या भूकंप का केंद्र होता है वो किस भाग से आता है? दुर्बलता मंडल से आता है। किस भाग से आता है? एस्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। यानी कि आपको क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि दुर्बलता मंडल या एस्टेनोस्फीयर किसे कहते हैं? पृथ्वी की अधिकतम गहराई, इसकी अधिकतम गहराई कितनी होती है? इसकी अधिकतम गहराई होती है 400 किलोमीटर तक। और ये किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। और अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप किस मंडल से आते हैं? इसी से, इस 400 किलोमीटर वाले क्षेत्र के अंदर दुर्बलता मंडल से ही आते हैं। तो भूप्रपट्टी कंप्लीट हो गई, मेंटल कंप्लीट हो गया। देखिए मेंटल कहां से कहां तक है? मोह असांतत्य से लेकर के 2900 किलोमीटर के तक के मध्य का भाग क्या कहलाता है? मेंटल। और मेंटल का ऊपरी पार्ट क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्या है? मेंटल का ऊपरी पार्ट। और ये किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। ठीक है, जहां पर ज्वालामुखी आदि के केंद्र हैं। आगे देखिए, स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल कहां से कहां तक होता है? 10 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। 10 से 200 किलोमीटर तक के मध्य का क्षेत्र, 10 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। महाद्वीपों के अंदर है ये 10 से 200। और आगे वाला सबसे आंतरिक परत है क्रोड।
सबसे आंतरिक परत कहाँ से स्टार्ट होती है? 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 2900 किलोमीटर से लेकर के केंद्र तक। इस करोड़ के कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में बांट रखा है। ये सबसे अंतरतम भाग है आंतरिक करोड़, और उससे बाहरी भाग है वो है बाह्य करोड़। अब देखिए जो बाह्य करोड़ है ना, वो किस अवस्था के अंदर है? क्या लिख रखा है? तरल अवस्था में। किस अवस्था में? तरल अवस्था में। जबकि आंतरिक करोड़ किस अवस्था में? ठोस अवस्था में है। अब देखिए यहां से अपने को पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ा था कि एस तरंगे कहां तक अभिलेखित होती हैं? एस तरंगे 105 डिग्री तक ही अभिलेखित होती हैं, इसके आगे अभिलेखित नहीं होती। क्यों 105 डिग्री के आगे अभिलेखित नहीं होती? इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी का जो करोड़ का बाह्य भाग है वो किस अवस्था के अंदर है? तरल अवस्था में। चूंकि हमने पढ़ा था कि एस तरंगी केवल और केवल ठोस अवस्था में बहती हैं, इसलिए यहाँ पर एस तरंगी अभिलेखित नहीं होगी। इसलिए अपने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए करोड़ का निर्माण किससे होता है? ये करोड़ है, इसका निर्माण किससे होता है? निकल प्लस फेरस। निकल प्लस फेरस। निकल यानी कि Ni प्लस फेरस Fe, दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? निफे बनता है। तो निफे किसे कहते हैं? पृथ्वी का अंतरतम भाग किससे बना है? निफे से बना है, भारी धातुओं से बना है। और इसी के द्वारा जो अपने अप्रत्यक्ष स्रोत पढ़ा था ना, अप्रत्यक्ष स्रोत भी इन्हीं भारी धातु निकल प्लस फेरस से बना है। इसलिए मैंने उस टाइम कहा था कि अपन उसके द्वारा, उल्काओं के द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अपना आज पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना 3 पार्ट हैं। भूपरपट्टी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रस्ट। मेंटल, इंग्लिश में भी मेंटल कहते हैं, हिंदी में प्रावार कहते हैं। अपनी बुक के अंदर तो नहीं दे रखा, फिर भी यदि आप याद रखना चाहो तो आगे की क्लासों में आएगा। प्रावार क्या कहते हैं? प्रावार कहते हैं। और इस सबसे अंतरतम भाग करोड़ है। भूपरपट्टी क्या है? सबसे ऊपर का पार्ट है जो भंगूर अवस्था के अंदर होता है। महासागरों पर इसकी गहराई मात्र 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों पर इसकी गहराई 30 किलोमीटर तक होती है। हिमालय के अंदर इसकी गहराई 70 किलोमीटर है। अब मेंटल क्या है? यानी कि मेंटल व भूपरपट्टी के मध्य एक सीमा पाई जाती है जिसे कहते हैं मोहो अशांतत्या। मोहो अशांतत्या। तो इस मोह अशांतत्या से लेकर के 2900 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र मेंटल कहलाता है। और इसका ऊपरी पार्ट दुर्बलता मंडल कहलाता है, जहां पर अधिकांश ज्वालामुखी वहीं से आते हैं और भूकंप का केंद्र भी वहीं तक होता है। कहाँ? किसमें? एस्तोनोस्फीयर। एस्तोनो का अर्थ है दुर्बल, तो इस एस्तोनोस्फीयर दुर्बलता मंडल। इसकी अधिकतम गहराई कितनी होती है? 400 किलोमीटर। इसके बाद में एक मंडल अपने और पढ़ा है, वो कौन सा? स्थल मंडल। स्थल मंडल कहाँ तक होता है? 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। ये किसके पार्ट हैं? मेंटल के पार्ट है। अब है करोड़। करोड़ क्या है? पृथ्वी का अंतरतम भाग क्या कहलाता है? करोड़। करोड़ और मेंटल की सीमा, करोड़ मेंटल की सीमा से स्टार्ट होता है। करोड़ व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर पर है। 2900 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक 6370 किलोमीटर होती है ना, तो 6370 2900 से ये आंतरिक भाग है। अब बाह्य करोड़ किस अवस्था में? तरल अवस्था में होता है। और आपको ये बताना है आंतरिक भाग ठोस अवस्था में। करोड़ प्लस निकल, करोड़ का निर्माण किससे होता है? निकल प्लस फेरस, जिसे निफे कहते हैं। अब आपको ये बताना है, आज का आंसर ये देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ऐसी कौन सी तरंग है जो तरल अवस्था के अंदर अभिलेखित नहीं होती। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे ये है पृथ्वी की संरचना। अब आगे अपन पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में, क्योंकि अपन ने भूकंपों के अंदर भी एक जगह नाम लिखा था, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। आगे वाले टॉपिक, आगे वाले वीडियो के अंदर, वीडियो क्लास के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्या होती है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, भूकंप कंप्लीट हो गया, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्रोत कंप्लीट हो गए। इस प्रकार 1-2 क्लासों के अंदर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे आसानी से समझ रहे हैं। यदि आप किसी प्रकार की समस्या अनुभव कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि पहले लाइटिंग की व्यवस्था कुछ कमज़ोर थी, जिसको कुछ सुधारने की कोशिश की गई है। तो आप निश्चित रूप से जुड़े रहिए, धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। आगे के अपन 11वीं कक्षा को कंप्लीट कोर्स कराएंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई बड़ा भाई बहन कंपटीशन एग्जाम स्तर की तैयारी कर रहा है तो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स आता है।
एक दिन छोड़ के एक दिन लगभग करंट अफेयर आता है। जैसे सितंबर माह का करंट अफेयर डाल दिया, एक दो दिनों के अंदर अक्टूबर माह का करंट अफेयर डाल दिया। आप लोग भी निश्चित रूप से ये देखिए, क्योंकि आप आगे जब तैयारी करेंगे, अब 11वीं क्लास में है, आगे 12वीं क्लास में जाएंगे, आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, तो आप भी निश्चित रूप से उनसे अपडेट हो सकते हैं, आप भी उन वीडियो से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, जिसने सब्सक्राइब किया है तो अपने आपके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक आदि पर अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।